साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर, राजस्थान। आज हम इस सरकार के ऊपर कुछ मंथन करने चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने अभी इतना कॉन्फिडेंस से बोला है कि वो अपनी 400 के पार सीटें ले आएगी। तो इस 400 के पार जो सीटें ले आएगी, तो उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि ये 400 के पार आ जाएगी, और वो क्या क्या की पॉइंट है कि जो वाकई इनको 400 से पार लगा देंगे। तो जो ये चीज़ पसंद करते हैं कि ये 400 के पार जाएं, वो इस वीडियो का पहला भाग देखें। और जो चाहते हैं कि भाई शायद ऐसे भी की फैक्टर हो सकते हैं जो विपरीत जा सकते हैं, तो सरकार 200 के अंदर भी सिमट सकती है, वो पार्ट 2 में देखें। अब मैं आता हूँ सिर्फ जो सरकार, जो जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, देश की सारी पार्टियां मतलब परिवारवादी है, पारिवारिक है, परिवारवादी है। जो रूलिंग पार्टी है, इसको अगर नज़रों में कहा जाए या समझ में कहा जाए तो ये व्यक्तिवादी है। जैसे कि इस पार्टी की 2 सीटें थी, तो व्यक्तिवादी मैं क्यों कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेहरे के ऊपर पूरा देश वोट देता था, और मोदी जी के चेहरे के ऊपर भी पूरा वोट देश देता है, तो व्यक्तिवादी हो गई। और आने वाला भी अगर इस पार्टी का मुखिया कोई इस तरह का होगा जो मतलब अपने गुणों या जो कुछ भी अगर आगे रहता है, तो हो सकता है कि वो इस पार्टी को व्यक्तिवादी तौर पे ही आगे लीड कर पाएगा, जिसमें इस पार्टी की शायद संभावना ज़्यादा लग रही है। अब हम आते हैं, मैं अपने बारे में बता दूं कि अभी तक आज तक तो मैंने बीजेपी, जनता पार्टी जो कुछ भी पहले थी उन्हीं को वोट देता आया हूं, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इस बार किसको वोट दूंगा अभी तक निर्णय नहीं किया है। अब मोदी जी 400 के पार कैसे जाएंगे, उसके मैं आपको 9 कारण बताऊंगा। 9 कारण में सबसे ऊपर का कारण आता है राम मंदिर। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक भाषण दिया था, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि सदियों के बाद मेरे राम घर आए हैं, मेरे राम आए हैं। राम का घर पूरा विश्व है। राम कहाँ गायब हो गए थे, ये जनता को सोचना है। और राम कहाँ नहीं थे, क्या हमारे अंदर नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन लोगों की नज़रों में राम जी को घर जो कोर्ट ने नहीं दिलाया है, मोदी जी ने दिलाया, तो इसलिए लोग भर भर के वोट करेंगे राम मंदिर के ऊपर। दूसरा कारण है धारा 370, जो कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा इसका कलंक लगता रहा, और इन्होंने पार्लियामेंट के मार्फत से इस धारा को हटाया, जिसके लिए शायद पब्लिक इनको भर भर के वोट करे। तीसरा, अभी इन्होंने ज्ञानव्यापी केस को बिल्कुल कोर्ट के अंदर लेके चले आए हैं, और अच्छी बहस चल रही है। काफ़ी बड़ी संभावनाएं बढ़ गई है कि ज्ञानव्यापी केस भी ये जीत जाएं और लोग भर भर के वोट करेंगे। फिर आते हैं मथुरा के ऊपर। तो मथुरा की भी संदर्भ में देखा जाए तो लोग इनको भर भर के वोट देंगे। 4। अब 5वां ये है कि सनातन धर्म को अभी खतरा है। मतलब पहले कभी भी इतिहास में सनातन धर्म को खतरा नहीं रहा है, अभी खतरा है। इसलिए उस खतरे को टालने के लिए लोग भर भर के वोट देंगे, भर भर के वोट देंगे सनातन नहीं। अल्पसंख्यकों को पता है कि भाई हिंदुओं से आपको खतरा है, आपको देश निकाल दे दिया जाएगा।
तो अल्पसंख्यक भी चाहेंगे कि नहीं, ये सरकार हमें बचा सकती है, तो आप लोग है जो भर भर के वोट मोदी जी को दीजिए। 7 हो गए। 8वां हो गया, 5 केजी राशन 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। तो भाई नमक खाया है तो नमक हलाल तो होंगे ही, वोट तो करेंगे। और सबसे ऊपर का कारण ईवीएम हमारी है, ईवीएम हमारी है। और जब तक ईवीएम है तब तक लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर जो बनते हैं, ये 9 फैक्टर बनते हैं जो कि मोदी जी को 400 के पार पहुंचाएंगे। ये 9 फैक्टर काम कर गए तो 101% वो 400 के पार चले जाएंगे। ठीक है ना। अब हम आते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे हो सकता है कि धक्का लगे और ये 200 के बीच में सिमट जाए। तो वो कारण ऐसा है कि तकरीबन 2 टर्नओवर निकलने के बाद में इस तीसरे टर्नओवर के लिए आम जनताओं के अंदर भी फर्क है। सनातनी अलग है, अल्पसंख्यक अलग है, और एक आम जनता एक और अलग होती है। मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर जिसका चूल्हा कैसे जलता है, न उसको सरकारी कोई हेल्प मिलती है, न समाज से मिलती है, न सोसाइटी से मिलती है, वो कैसे भी करके अपना घर चलाता है। तो वो जो आम जनता है उसका उठता विश्वास पहला। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर मोदी जी के विरुद्ध भयंकर प्रचार, यानी कि नेशनल मीडिया भले ही कितना ही चुप रह जाए और कितना ही प्रचार कर ले, लेकिन सोशल मीडिया में आप किसी भी एक नेशनल टीवी को उठाना, उसके कंपेयर में उनके अगेंस्ट में आप सोशल मीडिया पे एंकर देखना कि वो एंकर उस टीवी की जितनी टीआरपी है उसी परसेंटेज में उसकी अकेले की टीआरपी है। तो सोशल मीडिया में भयंकर ये प्रचार चल रहा है मोदी जी के विरुद्ध में। अब पब्लिक को कितना इंस्पायर कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन चल रहा है, वो सोशल मीडिया से आप प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है कि इस सरकार ने सबसे भारी गलती ये की है कि इन्होंने सैनिकों, किसानों, पहलवानों, अग्निवीरों, पेंडिंग भर्ती वाले, ओल्ड पेंशन वाले आदि कई आंदोलन जो हुए हैं उनको कुचला है, सक्सेस नहीं किया है कि आओ बैठो हम बात करें और निर्णय निकालें, और निर्णय नहीं निकालेंगे तो भी हम सामंजस्य बना के आगे बढ़े। ये सरकारें नहीं है। और चौथा कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भंडाफोड़। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को अमान्य करार दे दिया, और ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो है इस पार्टी के गले में आ गया। ये भी कारण हो सकता है। फिर आता है ईडी, आईटी और एनआईए का गलत इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही बहुत किया है, बहुत भ्रष्टाचारी को अंदर किया है, और इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद भी जाता है। लेकिन साथ में गलत भी हुआ है, जैसे कि हमारे पुलवामा के शहीदों के लिए आरडीएक्स कहाँ से आई, आज तक एनआईए नहीं ढूंढ पाई, सुराग नहीं ढूंढ पाई। 20 दिन से ऊपर कोकीन इसमें अडानी के पोर्ट पे आई, तो ये एनआईए कहो चाहे ईडी कहो कोई भी कहो, वो वहाँ से हिंदुस्तान के बंदरगाह तक कैसे आ गई ये लोग नहीं ढूंढ पाए। ऐसे दसियों उदाहरण हैं जहाँ पर एक पैसा नहीं मिला है लेकिन लोग जेल में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि इनके खिलाफत भी जा सकते हैं। और यहाँ तक कि मुझे महाराष्ट्र का उदाहरण मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक व्यापारी, राजनेता और समाज सेवी 13 या 18 साल, शायद या तो 13 साल या 18 साल कसाब वाली कोठरी में रहा है।
कसाब को फांसी देने के बाद में उसको कसाब की कोठरी में शिफ्ट कर दिया था। और आप सोचो, उस पर एक ही था कि तुम फलाने का नाम लो कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए। नहीं लिया नाम और वो जेल में सड़ता रहा। और ये महाराष्ट्र का केस है। तो उसके अपने परिवार जो भी है, तो आप सोचो कि क्या हो सकता है। अब आते हैं हम छठे नंबर पे, बाहर के सभी पार्टियों के वो भ्रष्टाचारी नेता जिनको बीजेपी गंगा जल से नहला के उनको बीजेपी में शामिल कर लिया, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट में कैबिनेट में भी शामिल कर लिया। इससे दो चीज़ें हुई कि जो बीजेपी का कोर वोटर, कोर इलेक्शन लड़ने वाला कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता जो 40 साल से इसके साथ में है, उसकी उपेक्षा हुई क्योंकि उन्होंने आके उनकी जगह ले ली। तो वो नाराज है। जो 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है उसको टिकट नहीं मिली क्योंकि वो आ गया, या जो जीत गया तो उसको सीट नहीं मिली कैबिनेट में, राज्य मंत्रालय में, तो क्योंकि वो आ गया। अब यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर हम किसी को बोलें कि भाई ये मेरे को अच्छा लग गया, इसको मैं गोद लूँगा, मैं अपने वंश में लेके आऊँगा, और वो बोले भाई मैं तो तुम्हारे गोद नहीं आऊँगा, तो फिर ज़बरदस्ती प्रेशर डालना उसके परिवार पे, भाई आ जाए तो अच्छी बात है, परिवार नहीं माने तो इंडिविजुअल पे, वो जब नहीं माने तो फिर उस परिवार को ही बर्बाद कर देना कि उसके पास कुछ न बचे आपके पास आने के लिए। और जब वो आपके अंदर आ गया तो वो कभी नहीं भूलेगा कि जिसने हमारा परिवार का बर्बाद करके मुझे शामिल किया है वो आपका साथ क्या देगा, क्योंकि उसको संस्कार तो अपने परिवार के मिले हुए हैं। तो ये जो एक चीज़ है, ये जो फैक्टर है, 50% इस पार्टी को ले डूबने वाला फैक्टर है कि पब्लिक ने 300 से ज़्यादा वोट सीटें दी थी। फिर क्या ज़रूरत है आपको बाहर से, वो हमारे यहाँ पे रेगिस्तान में वो बोलते हैं ना, गार्ड रहे धो के, मतलब ये जो मतलब भेड़ों को धो के और उसको साफ करके फिर ऊन उतारना, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन होता है ना कि जब काम नहीं करता है तो ऐसा ही होता है, ये लोग धोखा देंगे तो ये बाहर के लोग ले डूबेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूखे नंगे देशों में भारत का 126वां स्थान हंगर इंडेक्स में, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये साबित भी करता कि भाई हमें 180 करोड़ को राशन अगर गवर्नमेंट देके पाल रही है तो भूखे तो है ही है। ये खुद हमारे पीएम साहब खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई 80 करोड़ को राशन दे रहा हूँ, मतलब हंगर इंडेक्स जो 126 पे वो खुद स्टैंप लगाते हैं, वो सही है। तो ये फैक्टर भी बन सकता है कि इसका क्या हो सकता है। अब एक झूठ चला गया कि स्टैटिक मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले चेंज करके और किसी भी तरह, क्योंकि ये पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने इसका काफ़ी अच्छा खुलासा किया था, तो जब जीडीपी का जिस तरह से इन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी ये है और वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे खरी नहीं उतरने से भारत को अभी बिल्कुल पिछले कुछ ही दिनों के अंदर विकासशील देशों की लिस्ट से बाहर ही कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का विकासशील देशों के अंदर भी वो नहीं है। तो आप सोचिए कि ये चीज़ें जो है ये इनके अगेंस्ट में जाएगी। अब आता है अगला जो 9वां पॉइंट, जिसमें दुआएं और बद्दुआएं। संत मत ऋषि मुनि सनातन में कहा गया है कि अगर 100 बद्दुआएं लग गई आपको और एक ऐसी दुआ आपने ले ली है तो 100 बद्दुआएं ढक जाती है, और अगर 100 दुआएं भी मिली हुई है और एक ऐसी बद्दुआ मिल गई ना तो वो 100 को भी लेकर डूब जाती है। तो एज ए देश के पीएम इस देश के पिछले 2-3 साल में ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां पे परिवार के मुखिया के हैसियत से, देश के पीएम के हैसियत से सीधा पीएम का इंटरफेयर जरूरी था, बिल्कुल था, तो नहीं किया गया, जिससे जो पीड़ित परिवार है, जो असहाय है,
वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय बद्दुआ देने के। और अगर वो कहीं हम सोचते हैं कि हम सनातनों में ऐसा होता है कि जो बोलते हैं और बद्दुआ लगती है, ऐसा संभव है अगर, और वो बद्दुआ अगर लग गई तो ईवीएम सीवीएम सारी फेल हो जाएगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर वो फैक्टर ये जो सारे मिलके 200 के नीचे आ जाएंगे। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भाई आधा आधा है। मैंने 10 गलत बोल दिया था। 9 फैक्टर तो अपने इसके है 400 के ऊपर जाने के, वो भी क्लियर है। अगर वो फैक्टर काम कर जाते हैं तो 400 से पार जाएंगे मोदी जी, बीजेपी कोई रोक नहीं सकता। और अगर जो मैंने नीचे वाले बताए ये सारे फैक्टर काम कर गए तो 200 के अंदर रहना पड़ेगा। और मुझे माफ़ करना कि सैनिक हूँ, और सैनिक होने के नाते मैंने जो देश की अगर जैसी मेरे से वही मैंने देश की सेवा की है, तो मैं अपने देश के अंदर, समाज के अंदर आज के हालात के बारे में भी अपने आत्मिक मंथन का संदेश तो दे ही सकता हूँ। जिनको अच्छा लगे वो धन्यवाद बोलें, जिनको बुरा लगे 4 गाली ज़रूर दें। क्यों कि न तो मैं किसी के पक्ष में हूँ न किसी के विपक्ष में हूँ। जो एक मंथन मुझे चाहिए था कि ये फैक्टर है, मेरे हिसाब से मैंने डाल दिया। और ऐसा नहीं है कि पूरा देश मुझे देखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई देखता भी नहीं है। अगर मेरे को 5 आदमी देखते हैं तो भी काफ़ी है कि कम से कम अगर मैंने सही बोला तो वो मेरे हौसला अफजाई करेंगे और कहेंगे ठीक है साहब आपने ठीक बोला है। तो जय हिंद जय भारत। आशा है मोदी जी, अभी भी मैं सैनिकों के लिए आपसे दुहाई मांग रहा हूँ, सैनिकों की तरफ देखो, क्योंकि इनकी बद्दुआएं तो, क्योंकि ये तो सारे के सारे सैनिक तो ऋषि मुनि हैं, वनवास काट के आए हैं। इनकी बद्दुआ तो लो ही मत, चाहे कैसी भी लो, लेकिन इनकी मत लो। इनकी कभी टलती नहीं है, कभी नहीं टलती है। जय हिंद जय भारत।